कैन जस्ट 85 वर्ड्स डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन? क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है का सिर्फ एक पैराग्राफ पूरे संविधान की फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर सकता है? और क्या ये जो कुछ लाइनें हैं, ये पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है, अनलिमिटेड पावर है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगा सकता है? अगर आपको लगता है नहीं, तो आज के इस डिस्कशन में आपकी ये जो सोच है वो पूरे बदलने वाली है। जो प्रियम्बल है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल है, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड है। और अगर कोर्ट के भाषा में देखें, देन इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रियम्बल को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके हर एक शब्द को हम लोग समझेंगे, और उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, सारे को हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हम बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को भी समझेंगे। हम लोग कुछ केस स्टडीज को भी देखेंगे, जैसे बैरूबारी यूनियन केस, केशवानंदा भारती केस, उसका प्रियम्बल के साथ क्या रेलेवेंस है। तो इन सारे को देखने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो लेट्स बिगिन। सो द प्रियम्बल, इट इज द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी विल लुक एट द हिस्ट्री, तो ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्लेस की गई थी, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स और उन स्वतंत्रता सेनानियों के उस 200 साल के लंबे संघर्ष के दौरान उनकी जो अपनी एस्पिरेशंस थी, अपनी फिलोसफीज थी कि हमारा भारत आखिर किस तरह का एक भारत होगा। तो दिस प्रियम्बल, इट कंटेन्स ऑल द फिलोसफीज एंड द आइडियल्स ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स। और उसी के अनुसार हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी प्रियम्बल के सारे फिलोसफीज और इन्हीं पिलर्स पे बेस्ड है, और इसी का एलोबरेट प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो हम प्रियम्बल के बेसिक से शुरू करते हैं। The preamble, it sets out the main objective, means the philosophies and the pillars upon which the legislation is intended, means which the legislation is intended to achieve, means which the constitutional framers they intended to achieve, means it includes the essence and the identity। और इसी के अनुसार अगर हम देखें तो N.A. पालकीवाला, one of the constitutional expert and a member of the Constituent Assembly, he said that the preamble is the identity card of the constitution। कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे पूरे संविधान का एक पहचान पत्र है, द आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो जो प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्लेस की गई थी, which was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946 and which was adopted on 22nd January 1947। तो इस दिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्लेस की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कब की गई थी? 22 जनवरी 1947 में। और इसी के बाद अगर हम मींस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें, बैरूबारी यूनियन केस, तो इस केस में आपका एक स्टेटमेंट दी गई थी दैट द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, जो निर्माण करने वाले जो लोग थे, उनके अपनी दूरदर्शिता क्या थी, उनकी अपनी सोच, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, वो पूरा एस्पिरेशंस हमें अपने प्रियम्बल से मिलती है। So if we will go on with the original text of the preamble, it starts with we the people of India, and it represents, it is the source of the constitution, it represents the source of authority, means the constitution, it derives its authority from the people of India, means the people of India are the one who have made this constitution, and all the persons who have constituted are responsible to the people of India, means the entire constitution derives its authority from the people of India। This part, having solemnly resolved
to constitute India means all the people of India, they have gathered together and they resolved to constitute a country named India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Means it represents the nature of Indian state. This part, it represents the nature of the states. Okay, and to secure to all its citizens means we the people of India have taken a resolution and we have constituted a country named India whose nature is sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and we are securing to our citizens, to all the citizens, justice, liberty, equality and fraternity. These four, they are the core objective of the constitution. These are the objectives. These are the core objective of the constitution. And or from means these are all justice, liberty, equality and fraternity. These are the core objective of the constitution. And hence assuring all this, securing all these objectives, we hereby adopt and constitute this constitution and adopt it on 26th day of November 1949. And this 26th day of November, it represents the date of adoption. तो हमारा जो संविधान, हमारा जो प्रस्तावना है, अगर आप इस प्रस्तावना को अच्छे से याद रखते हैं तो आप इसके रिगार्डिंग हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो मीन्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949. अब इसे और अगर एक्सप्लेन करें तो जस्टिस, हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट टॉक्स अबाउट जस्टिस. किस टाइप के जस्टिस के बारे में बात करती है? तो हमारा जो संविधान है ये मेनली 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बात करती है. कौन कौन सा? तो एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. और इसी के बाद अगर लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी में ये 5 टाइप के लिबर्टी की बात करती है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी, इक्वालिटी किस टाइप की इक्वालिटी? इक्वालिटी इन स्टेटस एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड देन fraternity means assuring the dignity of individual and maintaining the unity and integrity of the nation. And these are the core objectives of the constitution. और इसी के रिगार्डिंग जो एलोबरेट प्रोविजंस है वो हमारे संविधान के अलग अलग प्रोविजंस में मेंशन की हुई है, जो हम आगे के स्लाइड्स में इन सारे वर्ड्स को देखेंगे. तो ये जो 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम लोग ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं. means the source of authority. And what is the source of authority? It is we the people of India. It is we people of India. We the people of India. We are the one from which the constitution derives its authority. So the source of authority is we the people of India. Means the preamble states clearly that the constitution, it derives its authority and the supreme mandate directly from the people of India. Then nature of the Indian state, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो भारत होगा इसका नेचर क्या होगा राज्यों का? तो ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? किन फिलोसफीज पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. ये वो कोर फंडामेंटल्स है, फिलोसफीज है जिसके रिगार्डिंग हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हुआ है. ठीक है, ये वो पिलर्स हैं जिन पिलर्स पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड कर रहा है. फाइनली द डेट ऑफ एडॉप्शन, एंड इट इज द 26th day of November 1949 in which the people of India, they have enacted this constitution, they have adopted this constitution and they have presented this constitution to themselves, to the people of India. So these all together forms the 4 ingredients of the constitution. The key words
जो हम लोग प्रियम्बल में देख रहे थे, जैसे सॉवरेन। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? सॉवरेन मीन्स free from any external source, means any external pressure, means India, it is independent. India is completely independent, means India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. जैसे हम लोग पहले ब्रिटिश के समय में थे, किसी और कंट्री के अंदर हमारा सारा रेगुलेशंस होती थी, तो अब क्या है, जैसे ही हम लोग अपने संविधान को अडॉप्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं, देन इंडिया इट बिकम सॉवरेन. It is independent in itself to conduct, means to take any decisions, either internal or external. No one can be, means no one is there to suppress its decision or influence its decision. So India sovereign, it implies India is independent state, neither it is a dependency nor a dominion of any other state, means it is free to conduct both its internal as well as external affairs. So the next word, socialist. एक साथ तीन वर्ड्स याद रखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. These all three words, they were not present in the original constitution and they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. तो 42वें संविधान संशोधन 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत तीन वर्ड को ऐड की गई, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो हम अभी वर्तमान में देखते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, so what was the nature of the state when India adopted and enacted this constitution? तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? सॉवरेन, democratic and republic, means socialist and secular, these words they were added later on by the 42nd Constitutional Amendment Act. This you need to remember. So this word socialist as well as the word secular, they were added by the 42nd Amendment Act of 1976, and this amendment, India practices a democratic socialism. So what type of socialism? Socialism also have different types. So India they adopted for a democratic socialism. और democratic socialism में क्या होती है, जो गवर्नमेंट होगी, this government it will means function to means empower the lower section of the people, means it will work to eradicate poverty, ignorance or inequality that is existing in the society. तो इस बिहाफ में गवर्नमेंट क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और वर्क करेगी. सेक्युलर वर्ड क्या दर्शाती है? दैट स्टेट विल नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, मीन्स इट एस्टैब्लिशेस अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, मीन्स all the religions they will be equal and the state will not treat any religion as the state religion. And this what we have adopted in India, that India will be a secular state. Other, democratic. India it is a indirect democracy, means the people, means the law that are enacted by the representatives who are elected by the people of India. जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पे डायरेक्ट नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं उनके भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं. तो डेमोक्रेसी इट इंडिकेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which derives its means ultimate authority from the will of people. Rulers are elected and they are responsible to the citizenry. मीन्स रूलर्स जो है उनका इलेक्शन जो होती है वो कौन करती है? नॉर्मल सिटीजन्स करते हैं. और वो जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किसके तहत उत्तरदायी हैं? तो नॉर्मल सिटीजन्स के तहत उत्तरदायित्व है. ठीक है. So India it follows a indirect representative democracy. The representatives they are elected by the people of India. Okay. Next, republic. Republic means the head of the state in our country. It is the president. He is the president, and he is the one who is elected. Not like in the British, okay, in United Kingdom, where the head of the state is a monarch, the king. तो भारत में क्या है? भारत में एक इलेक्टेड हेड होंगे और ये जो इलेक्टेड हेड होंगे ये 5 साल के कार्यकाल के लिए, 5 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है. और इसी कारण से भारत जो है वो क्या होगा? एक रिपब्लिक स्टेट है. नेक्स्ट, द कोर ऑब्जेक्टिव्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड.
justice, liberty, equality, and fraternity. Justice, we have seen, means the constitution, means the preamble. It talks about justice, and it talks about three types of justice: social justice, economic justice, and political justice. And it secures through the fundamental rights and DPSP. ये जो जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसके रिगार्डिंग एलोबरेट प्रोविजंस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और वही जो एलोबरेट प्रोविजंस है वो किस पे बेस्ड है, वो प्रियम्बल के जस्टिस, ये जो फिलॉसफी है इस पे बेस्ड है। और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इसमें प्लेस्ड है। जस्टिस, दिस कॉन्सेप्ट इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, whereas the rest three, liberty, equality, and fraternity, these are the concepts, these are the philosophies which are adopted from the French Revolution। ये आपको याद रखना है। तो लिबर्टी, लिबर्टी कितने टाइप के थे? 5। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस as well as equality of opportunity, means the government will work on that and they will ensure that there is no special privilege for any person, means all will be equal before the law, and the means the state will also make provisions for equal opportunity. You can remember article 16, article 15, these are some of the provisions that are included under the constitution. Article 14, it talks about equality. Fraternity, fraternity means promoting the sense of brotherhood, means we are a country, we are a diverse country, we have multiple religions, multiple caste, multiple creed. So means the constitutional framers, they included this word, so means so that we can develop a sense of brotherhood, so that though we are a diverse country but we can be united by a common feeling of brotherhood, and we can assure the dignity and the unity and integrity of our nation। तो ये 4 बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। अब गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने पुस्तक, अपने बुक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में लिखा है। क्या लिखा है? कि एन इंडिया, कि एक भारत, इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री, इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। मतलब ठीक है, ये वो भारत है जिसमें एक गरीब तबके के भी इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि भारत के बनने में उनका भी बराबर भागीदारी है। ठीक है, एंड इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटी शैल लिव इन अ परफेक्ट हार्मनी, एंड ऑल द पर्संस, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब लोग मिल करके एक परफेक्ट हार्मनी के साथ इंडिया में रहेंगे। ठीक है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, तो जब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस की गई तो एक आपका वॉइस आ रही थी, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हो रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि क्या प्रियम्बल जो है उसे अमेंड की जा सकती है, कुछ लोगों का मानना था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रियम्बल क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है क्योंकि उसे सेपरेटली प्लेस की गई है। इसी चीज को देखते हुए हमारे पास अलग अलग जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पेटिशंस फाइल हुए थे और उसी के रिगार्डिंग इस चीज को डील की गई थी। तो कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, तो क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल को अमेंड की जा सकती है? तो फाइनली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है, और इसी कारण से प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होने के कारण इसे प्रियम्बल को उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा, और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। और इसी केस के बाद 1976 में हम प्रियम्बल को आज तक बस एक बार अमेंड किए हैं, किसमें? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, और जिसके तहत हम लोगों ने 3 वर्ड को इंक्लूड किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ इस केस में और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या दी गई कोर्ट के द्वारा, दैट द प्रियम्बल मींस द सोल लिमिटेशन, द अमेंडमेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मींस आपका कॉन्स्टिट्यूशन मींस द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है
कि प्रियम्बल को भी वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकती है, लेकिन जब वो प्रियम्बल को अमेंड करेंगे तो वो कोर प्रिंसिपल्स, कोर फिलोसफीज जिस पे पूरा हमारा प्रियम्बल बेस्ड है, वो उन कोर फिलोसफीज को अमेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो दोज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाइल अमेंडिंग द प्रियम्बल, द पार्लियामेंट कैन नॉट take away or destroy the basic structure of the constitution, and this must be taken care and this must be kept in mind by the parliament while amending the preamble। और इसी के रिगार्डिंग तीन लीगल इंटरप्रिटेशंस और इंपॉर्टेंट केसेस है। एक बेरूबारी यूनियन केस, नेक्स्ट केशवानंदा भारती केस, और लास्ट एलआईसी ऑफ इंडिया केस। केशवानंद भारती केस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में इसे, ठीक है, इंटरप्रिटेट की गई थी, लाई गई थी। इस केस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करते हुए यह कहती है कि प्रियम्बल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बट द कोर फिलोसफीज एंड द पिलर्स, द आइडियल्स which are present in the preamble, they can be used in interpreting the means constitution। कि पूरे संविधान को जब इंटरप्रिटेट करना होगा, उसका उल्लेख करना होगा, उससे कुछ मीनिंग निकालनी होगी, तो उस समय पे हमारा कोर्ट और पार्लियामेंट प्रियम्बल के उन प्रिंसिपल्स पे फोकस कर सकती है, लेकिन साथ में वो ये कहती है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसी कारण से इसे अमेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केशवानंदा भारती केस। इस केस में बेरूबारी यूनियन केस से जस्ट रिवर्स डिसीजन दी गई और इसमें बोली गई कि प्रियम्बल जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसी कारण से पार्लियामेंट के पास आपका अधिकार है कि वो प्रियम्बल को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और केशवानंदा भारती केस में जो जजमेंट दी गई, इसे और ज्यादा फॉर्म स्टैंड मिली किससे, एलआईसी ऑफ इंडिया केस से। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट फिर से स्ट्रांगली कंफर्म करती है कि दैट द प्रियम्बल इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि प्रियम्बल जो है वो हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये तीन लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। इसी के बाद अगर हम एक वर्ड देखें सेक्युलर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो कोर प्रिंसिपल्स है, मींस जो नेचर ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें एक वर्ड है सेक्युलर, मींस हमारा स्टेट जो होगा वो क्या होगा, सेक्युलर स्टेट होगा। तो एसआर बुमाई, ये एक केस है जो 1994 का केस है। इस केस में बोला गया था कि मींस दिस वर्ड सेक्युलर विच इज प्रेजेंट इन द प्रियम्बल, it is the basic structure of the constitution on which the entire constitution is standing, and hence the parliament cannot take away or amend this nature of the Indian state, means cannot amend this word secular। next if you look at democratic philosophy, हमारा जो देश है वो क्या है, तो एक डेमोक्रेटिक नेचर का है। डेमोक्रेटिक नेचर कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरह से सॉवरेन है और ये जो सॉवरेनिटी है ये डिपेंड करती है पीपल ऑफ इंडिया पे। और ये जो सॉवरेनिटी है ये किस किस तरीके का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करती है, तो ये मतलब सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करती है। सोशल डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है कि जो लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजे हैं वो वेलफेयर के लिए काम करेंगे और इसी के रिगार्डिंग डीपीएसपी में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो लोग हैं दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड दे ऑल विल हैव द इक्वल राइट इन इलेक्टिंग एनी मेंबर्स और एनी रिप्रेजेंटेटिव। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, इलेक्शंस, आर्टिकल 324, 325, ठीक है, 326, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दिस टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, means all the people they have equal right in electing the representatives। economic democracy, economic democracy means equal distribution of resources, avoiding the concentration of wealth। ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C। इन सारे प्रोविजंस में डीपीएसपी में इन सारे को एलोबरेट प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सोशलिस्टिक फिलोसफी, socialistic philosophy means the state will work towards welfare of the people and will lead India to a welfare state in which it will work hard in reducing the inequality and protect the weaker section of the society and secure distributive justice। ठीक है,
avoid concentration of wealth. Okay, so we are done with the basic core part of the preamble. Now we will proceed with the objective type, some of the objective type questions. So let's proceed. So first question, the preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect, not a part of the Constitution and has no legal effect, a part of the Constitution and has same legal effect as other part, a part of the Constitution but has no legal effect and independently of other part. तो हमारा केशवानंदा भारती केस में ये डिसाइड की गई थी कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहां पे नॉट अ पार्ट है वो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे ही खत्म हो जाता है। और साथ में ये डिसाइड की गई थी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो आपका क्या है, लीगल इफेक्ट मींस उससे वो किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ मेकिंग पावर में ना तो उसको पावर एम्पावर मींस पावर ठीक है दे रही है, ना उसके पावर को लिमिट कर रही है। तो इससे हमारा आंसर जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ओके, इट हैज no legal effect independently of other parts. Second question, in which case did the Supreme Court explicitly state for the first time that preamble is a part of the constitution? ये हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, कौन सा केस है, केशवानंदा भारती केस। Which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो आपके प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव में नहीं दिए गए? तो ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारे, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी किसमें, तो लिबर्टी कितने टाइप के, तो 5 लिबर्टी के बारे में बात की जाती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो कौन सा इसमें नहीं होगा, तो लिबर्टी ऑफ थॉट ये तो है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, it does not talk about economic liberty, it talks about economic justice, not economic liberty. So our answer is B. By which amendment act were the word socialist, secular and integrity added in the preamble? और ये हम लोग रेगुलरली कर चुके हैं, केशवानंदा भारती केस के बाद आपका प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया आज तक, कौन सा, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये कब हुआ था, तो 1976 में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स as mentioned in the preamble? तो प्रियम्बल में जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, तो यहां ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहां क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, और नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स क्या था कि इंडिया, ठीक है, विल बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो कौन से ऑप्शन में आपको सही सीक्वेंस मिलेगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किनके द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो प्रियम्बल है इट इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर विल बी के.एम. मुंशी, one of the constitutional expert and the member of the Constituent Assembly. What was the exact constitutional status on 26 January 1950 when we have adopted this constitution? तो इस क्वेश्चन में हमारा इंडिया का नेचर क्या था, स्टेटस क्या था, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये वर्ड जो है, ये दो वर्ड ये बाद में ऐड किए गए, और इसी कारण से तो नेचर क्या होगा, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द वर्ड सेक्युलर इट वाज एडेड लेटर ऑन, socialist and secular it means these two words were not present on 26 जनवरी 1950। तो जब ये डेट आपका मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो ये मैंने बताया था कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस से अडॉप्ट किया। Question number 9, the source of authority of the Indian Constitution as derived from the preamble is? तो preamble जो है वो अपना source of authority कहां से derive करती है, ये शुरू से हम करते आ रहे हैं, the people of India means preamble जहां से शुरू होती है, we the people of India, तो पूरा constitution people of India से अपना source derive करती है। How many types of justice, liberty, equality and fraternity are mentioned in the preamble?
जस्टिस कितने टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 टाइप। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और तो ये क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किस किस टाइप के जस्टिस के बारे में बात की जाती है? तो 3 है। किस किस टाइप का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, यहां किसी भी तरीके से रिलीजियस नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से रिलीजियस जस्टिस नहीं है, कल्चरल जस्टिस के बारे में बात नहीं की गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? आज तक प्रीएम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है? तो मैंने बताया बस एक बार 1976 में। सो द आंसर इज ओनली वंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सिग्निफाइज विच टाइप ऑफ सोशलिज्म? कि इंडिया ने जो सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाई है वो किस टाइप का सोशलिज्म है? क्या वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है जैसे यूएसएसआर में, या फिर क्या वो स्टेट सोशलिज्म है, या फिर रेडिकल सोशलिज्म है? नहीं, हमारा जो सोशलिज्म है वो क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज सेड बाय सर अर्नेस्ट बेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Which case established that the preamble can be amended under Article 368 and but its basic structure cannot be altered? तो सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा होगा? तो गोलकनाथ केस तो हम लोग प्रियम्बल में नहीं पढ़ रहे हैं, शंकरी प्रसाद केस ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बैरूबारी पढ़े थे जिसमें प्रियम्बल को बोला गया था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये आंसर क्या होगा? केशवानंदा भारती केस। Question 16. In the context of India, which of the following principle is or are implied institutionally in the preamble's declaration of secular state? Means secular state का मतलब क्या होगा? State has no official religion. ठीक है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यह स्टेटमेंट सही है। स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। स्टेट का कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है और वो किसी भी रिलीजन को, ठीक है, मतलब सारे रिलीजन को बराबर का दर्जा दे रहा है, बराबर के तरीके से ट्रीट कर रहा है। स्टेट गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू ऑल। 25 से लेकर के 28 में हमारा राइट टू रिलीजियन है। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेक्युलर स्टेट में ये सारे आएंगे। The term preamble in the means the term republic in the preamble it indicates that republic का मतलब क्या होगा? Elected head। तो ऑप्शंस में देखिए कौन है? The power rests with the hereditary ruler। नहीं, हमारा जो रूलर होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। The state is controlled by a single party। नहीं, हमारा स्टेट जो है इंडिया वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। The executive is not responsible to the legislature। ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो द टर्म रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड व्हाट एल्स? तो अगर सिर्फ आप प्रीएम्बल को याद रखें तो आप नॉर्मली बोलते चले जाएंगे टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू सिक्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो देखिए कहां लिखा हुआ है? तो वेल्थ ऑफ द नेशन बिल्कुल नहीं, सुप्रीमेसी बिल्कुल नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल नहीं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किनके द्वारा यह कहा गया कि जो प्रीएम्बल है इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज सेड बाय पंडित ठाकुर दास भार्गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल बोरोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस फ्रॉम विच हिस्टोरिकल इवेंट और सोर्स? तो जस्टिस ये कहां से ली गई? तो ये लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डेट ऑफ एडॉप्शन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो डेट ऑफ एडॉप्शन और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों अलग है। तो डेट ऑफ एडॉप्शन की जब बात की जाएगी तो ये होगा 26 नवंबर 1949, और जब डेट ऑफ एनफोर्समेंट की बात की जाएगी कि कब से लागू हुए तो ये होगा 26 जनवरी 1950। ओके, ध्यान रखिएगा इन टर्म्स पे। हु कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किनके द्वारा प्रीएम्बल को एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में बोला गया? तो आंसर ये क्या होगा? एन ए पालकी वाला।
In which case did the Supreme Court explicitly observe that the preamble is the key to open the minds of the maker of the constitution? क्या हमारा जो preamble है वो क्या है? एक कुंजी है जिससे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंड्स को ओपन किया जा सकता है। तो ये आपका किस में बोला गया था, कौन से केस में? तो ये आपका किस में था? बेरुबारी यूनियन केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल इंप्लाइज। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या? अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल सिटीजन्स, ये आपका इसका मीनिंग है। द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस बिकॉज, तो किस लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस में ये इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए बिकॉज द प्रियम्बल इन इटसेल्फ इंक्लूड्स ऑल द आइडियल्स, द फिलोसफीज, द बेसिक प्रिंसिपल्स, द पिलर्स अपॉन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। और इसी कारण से आंसर क्या होगा? इट कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव्स एंड द फिलोसफीज। तो आंसर यही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इज गारंटी टू। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी किसमें बात की जाती है? 15 में और 16 में। और ये किसके लिए है? इट गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओनली वीकर सेक्शंस नहीं होगा। ठीक है, ऑल पर्संस रिसाइडिंग विद इन इंडिया, यहां फॉरेन नेशनल भी हो सकते हैं, और फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इंडिया नहीं। तो आंसर क्या है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जब हम लोग आर्टिकल 15-16 करेंगे उस समय पे ये आपका और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिटीजन्स के लिए आपके कुछ राइट्स है, 15, 16, 19, 29, 30, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है विच आर गिवन ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये आपका बाद में क्लियर होगा जब हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। Which of the following judges are the part of the bench that delivered the landmark judgment in the Keswananda Bharti case? इसमें कोई दो भी अगर आपको याद है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो जस्टिस सिकरी ये थे, चीफ जस्टिस थे, ए एन रे ये भी थे, एच आर खन्ना ये भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। The preamble is non-justiciable means a person cannot move to the court if the provisions of the preamble are not followed. This means that non-justiciable means the person, the citizens do not have the authority to move to the court. Its provisions are not enforceable in the court of law. ठीक है, it cannot be altered by the parliament. इससे कोई मतलब नहीं है non-justiciable से। Court cannot refer to it under any circumstance, ये भी नहीं है। It is superior to fundamental right, नहीं। Its provision are not enforceable in the court of law. Non-justiciable का मीनिंग यही होगा। Next question. The Hindi text of the preamble mentions which specific Samvat era date? तो संवत era आपको अगर याद होगा तो ये 56 AD से हम लोग इसे काउंट करना शुरू करते हैं। तो जो अभी आपका चल रहा है 2026, इसमें आपका मींस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल मेंशंस विच। तो हिंदी टेक्स्ट के अनुसार, अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा प्रियम्बल कौन से डेट को अडॉप्ट हुआ? तो जो आपका 1950 है उसमें 56 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 2006। तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बस एक कट हो रहा है। तो ये आपका मार्गशीर मींस इस मंथ में, ठीक है, मार्गशीर शुक्ल सप्तमी इस महीने में आपका इसको अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, अटपटा क्वेश्चन है, कब? यूपीपीसीएस में पूछी गई है। द प्रियम्बल, ठीक है, द प्रियम्बल्स आइडियल ऑफ सॉवरेन इंप्लाइज दैट। तो सॉवरेन का मतलब क्या है? इट इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, मीन्स it is not under the control of any other nation or dominion, means India is neither dependency nor a dominion of any other nation. तो आंसर तो यही होगा। It is free to conduct, ठीक है, India is free to conduct its own internal and external affairs. ये भी सही है, ये भी सही है, और all of the above है। तो India can either acquire a foreign territory or cede a part of the territory. Yes, he can do it because India is a sovereign country. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? all of the above. So finally we are ending after this question, and if you have found anything useful in this video then kindly like this video, comment on it, and do not forget to share this video. Okay, thank you.